दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए आप, ये आरटीआई का जवाब आया है मुझे, ठीक से देखिए। इस आरटीआई के जवाब में आर्मी हेडक्वार्टर ने मुझे कुछ लेटर भेजे हैं। बड़ा खुलासा है, बड़ी जानकारी है, आपको भी फायदा होगा इस जानकारी से। जी हां, मेरा काम है आपके फायदे के जानकारियां चाहे आरटीआई के जरिए चाहे किसी भी जरिए प्राप्त करना और आपके सामने रख देना, आपको समझाना कि आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। सभी बातें आज के इस वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन को गठन को लेकर के 12 ट्रेड यूनियन के सदस्यों का माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात हुई है। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, दोनों विषय महत्वपूर्ण विषय हम सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और फायदेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, वित्त मंत्री जी के साथ ट्रेड यूनियन के 12 सदस्यों की बैठक हुई आने वाले 2024-25 के बजट को लेकर के। जी हां दोस्तों, 2024-25 का बजट जुलाई 2024 में पेश किया जाना है संसद में। तो इससे पहले माननीय वित्त मंत्री जी की ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है यह आपको मैं समझाऊंगा। जैसे आप अभी जो न्यूज क्लिप्स देख पा रहे हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस, चाहे जागरण हो चाहे इंडिया टीवी हो, इस तरीके से बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इस जानकारी को, इस खबर को सामने रखा है दोस्तों, अपने प्रिंट मीडिया के जरिए और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। तो जानकारी बड़ी है, 8वें पे कमीशन को लेकर के भी डिस्कशन हुआ है। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या क्या विषय हैं जो इस डिस्कशन में, इस मुलाकात में बातचीत हुई है। सबसे पहले दोस्तों 8वां वेतन आयोग, जी हां, 8वां पे कमीशन को गठन करने को लेकर के जो सदस्य, जो ट्रेड यूनियन के सदस्य माननीय वित्त मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने मांग रखी है। जी हां दोस्तों, और मुलाकात करके मांग रखने की बात बड़ी हो जाती है क्योंकि अब सरकार को चारों तरफ से प्रेशर है। तो सरकार को 8वां पे कमीशन लागू करना ही पड़ेगा, 8वां पे कमीशन डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। इसकी बिगुल बज चुकी है। जी हां, अगला मुद्दा दोस्तों टैक्स में छूट, टैक्स में छूट को लेकर भी मांग रखी गई है। और तीसरा मुद्दा ओपीएस को लागू करना, जी हां, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर भी मांग रखी गई है इस मुलाकात में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे विषय के ओर, जो मैंने आपको अभी जो आरटीआई का रिप्लाई दिखाया था, जो मुझे आर्मी हेडक्वार्टर से मिला है। आर्मी हेडक्वार्टर से ये मुझे आरटीआई का रिप्लाई मिला है। अब इसके रिप्लाई के तहत आपको मैं जानकारी दूंगा, बड़ी जानकारी है दोस्तों। सबसे पहले तो आरटीआई के जवाब से बड़ा खुलासा, आर्मी हेडक्वार्टर से मिला जवाब। जी हां, बीच बीच में कई रिकॉर्ड ऑफिस पेंशनर को मना कर रहे थे, लेकिन अब आर्मी हेडक्वार्टर ने जो मुझे जवाब दिया है, आरटीआई का जो जवाब मुझे मिला है, वो बड़े खुलासे करेगा दोस्तों। सबसे पहले तो अब एमएससीपी मिलना हुआ पक्का। जी हां दोस्तों, एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से लागू है, ना कि 1 सितंबर 2008 से लागू है। ये आरटीआई के इस जवाब में मुझे क्लैरिफाई किया गया है। जी हां, और भी एक जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों कि कई सारे पेंशनर्स को जो एमएससीपी मिल रहा है वो गलत मिल रहा है। आपका एमएससीपी का डेट का रिवीजन होगा, यह जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मैं सैनिक पाठशाला में आपको समझा रहा हूं, आगे दिखाऊंगा आपने उसके लिए क्या कार्रवाई करना है। वो लेटर भी दिखाऊंगा जिस लेटर के तहत आपने इस बात की मांग करनी है कि आपका एमएससीपी अगर आपको मिल भी रहा है वो गलत मिल रहा है तो वो कैसे सही मिलेगा वो समझाऊंगा। पहले दूसरा पॉइंट, हजारों पेंशनर्स के पेंशन रिवीजन और मिलेगा लाखों का एरियर। जी हां दोस्तों, जब एमएससीपीएस का डेट चेंज हो जाएगा तो पेंशनर्स को एरियर में भी बदलाव होगा। जी हां, उनका बेसिक पेंशन में भी तब्दीली होगी। जी हां, वो भी समझाऊंगा। और ये लेटर भेजे, आगे आपको लेटर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे जो आरटीआई का जवाब मिला है उसको देखते हैं दोस्तों। ये आर्मी हेडक्वार्टर को जब मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाया था तो उसका जवाब मुझे दिया गया है, आर्मी हेडक्वार्टर से सीधे मुझे एड्रेस किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर मेरा आरटीआई का जो एप्लीकेशन था उसका रेफरेंस दिया गया है और जो जवाब मुझे दिया गया उसके बारे में यहां लिखा गया है। साथ ही साथ अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इस जवाब से तो मुझे कहां अपील करना है इसके बारे में भी यहां लिखा गया है।
अब चलिए मैं आपको जो जवाब दिया गया है वो दिखाता हूं। ये देखिए मेरा क्वेरी क्या था और जवाब क्या दिया गया। मेरा क्वेरी था, सर अंडर द आरटीआई एक्ट आई में प्लीज बी प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन एज पर द लेटेस्ट रूल्स ऑन एमएससीपीएस from which date the MSCPS is applicable for JCOs and OR 1 सितंबर 2008 और 1 जनवरी 2006। यानी कि मैंने पूछा था कि MSCPS का जो लेटेस्ट रूल है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का जो अभी लेटेस्ट रूल है उसके हिसाब से ये 1 सितंबर 2008 से लागू है या 1 जनवरी 2006 से लागू है। तो रिप्लाई में मुझे एक आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर और एक डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर भेजा गया। उस लेटर को आगे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये रहा आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर। देखिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पर्सनल सर्विसेज एडजुटेंट जनरल ब्रांच का ये लेटर है, 2018 का लेटर है। यही वो रूलिंग है कि आपको 1 जनवरी 2006 से लागू है या 1 सितंबर 2008 से लागू है, उसको क्लैरिफाई करता है। यहां पर अमेंडमेंट क्या किए गए ये देखिए, पैराग्राफ नंबर 7 जो रूलिंग का पैराग्राफ नंबर 7 है उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। फॉर यानी कि क्या था पहले, रीड यानी कि क्या बनाया गया। अब देखिए इसमें समझिए फॉर में क्या था, द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008, यानी कि ये स्कीम 1 सितंबर 2008 से लागू था। आगे देखिए इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द अर्लियर एसीपी स्कीम ऑफ अगस्त 2003 वुड बी ग्रांटेड टिल 31 अगस्त 2008। यानी कि एमएससीपी जो है वो 1 सितंबर 2008 से लागू हुआ है और जो एसीपी 7 अगस्त 2003 से लागू किया गया था वो 31 अगस्त 2008 तक लागू रहेगा और उसके अगले दिन यानी कि 1 सितंबर से एमएससीपी लागू हो जाएगा। लेकिन रीड यानी कि इस लेटर में बदलाव क्या किया गया है, द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। आर्मी हेडक्वार्टर का ये लेटर क्लियर बोलता है कि एमएससीपीएस स्कीम को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। In other words, financial upgradation as per the provisions of the earlier ACP scheme of August 2003 would be granted till 31 दिसंबर 2005। यानी कि जो ACP था पहले यानी कि प्री 2006 के लिए जो ACP था जो कि 7 अगस्त 2003 से लागू है वो 31 दिसंबर 2005 तक लागू रहेगा और 1 जनवरी 2006 से जो है MSCPS लागू हो गया इस लेटर के हिसाब से। यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर का भी लेटर क्लियर कट ये बोलता है, जो कि 10 अगस्त 2018 का ये लेटर है, ये क्लियरली बोलता है कि जो एमएससीपी है वो 1 जनवरी 2006 से ही लागू है, ना कि 1 सितंबर 2008 से। और ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए है दोस्तों, बाकी पैरामिलिट्री वगैरह के लिए 1 सितंबर 2008 से ही लागू है। तो चलिए आगे और एक लेटर है जो कि ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है 25 जुलाई 2018 का। इस लेटर को मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं। इस लेटर में भी वही बदलाव किया गया। ये देखिए फॉर में द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008, जिसको बदल करके रीड में क्या किया गया, द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। तो चलिए ये तो थी आरटीआई का जवाब। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि कई सारे ऐसे पेंशनर हैं। चलिए मैं थोड़ा सा यहां पर इसको मिटा करके समझाता हूं कि किस तरीके से बहुत सारे पेंशनर्स का डेट में परिवर्तन होगा, डेट बदल जाएगा एमएससीपीएस का। जी हां, मान लीजिए आपको 1 सितंबर 2008 से एमएससीपीएस मिला है, 1 सितंबर 2008 से आपको एमएससीपीएस मिला है। आज भी आप एमएससीपी ले रहे हैं लेकिन 1 सितंबर 2008 से मिला है, लेकिन आपका इसको लागू होने का डेट पहले का था। मान लीजिए आपका 1 जनवरी 2005 को लागू था, 1 जनवरी 2006 को लागू था या 1 जनवरी 2007 को लागू था। मतलब इस डेट से पहले ही आपको एमएससीपी लागू था, लेकिन चूंकि एमएससीपी पहले इस डेट से शुरू किया गया, इस वजह से आपको इन डेटों में एमएससीपी नहीं दिया गया। और आपका एमएससीपी कब से शुरू किया गया, 1 सितंबर 2008 से, क्योंकि एमएससीपी का शुरू करने का डेट ही वही था, तो आपको पहले से तो मिलने का सवाल ही नहीं। हालांकि आपका 8 साल 24 साल या 8 साल 16 साल या 24 साल पहले ही हो गया था, इस डेट से पहले ही हो गया था, लेकिन फिर भी आपको इस डेट से मिल रहा था क्योंकि एमएससीपी शुरू ही इस डेट से हुआ था, मान लीजिए। अब लेकिन जो अभी मैंने आरटीआई का जो जवाब आपको दिखाया है, डिफेंस मिनिस्ट्री का आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर क्लियर बोलता है कि डेट चेंज हो चुका है, 1 जनवरी 2006 हो चुका है। यानी कि अगर आपका डेट पहले का था तो ये आपका डेट अब ये चेंज होकर के आपका ओरिजिनल डेट में आपका जा सकता है और मैक्सिमम अप टू 1 जनवरी 2006। यानी कि आपका अगर इस डेट से पहले भी था तो आपका एमएससीपी इस डेट से आपको मिलेगा। मान लीजिए आपका 8 साल 16 साल या 24 साल 2003 में ही हो गया था, 2005 में हो गया था, लेकिन उस डेट से तो नहीं मिलेगा
क्योंकि MSCPS लागू ही अब है 1 जनवरी 2006 से। इसलिए ये डेट का बदलाव होने की वजह से दोस्तों अब आपको MSCP यहां से लागू है, तो अगर आपको यहां से मिला है तो आपने लेटर भेजना है। किसको भेजना है? रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है। चलिए क्या भेजना है वो फॉर्मेट आपको दिखाता हूं, पहले उस फॉर्मेट को देखते हैं। सबसे पहले वही लिखना है, दिस ग्रीवेंस पर्टेन्स टू फलाना रिकॉर्ड ऑफिस। ये आपका जो रिकॉर्ड ऑफिस का नाम यहाँ लिखना है, आरटी रिकॉर्ड, ईएमई रिकॉर्ड, सिग्नल रिकॉर्ड, ये लिखना है। आगे आपका नंबर, आपका रैंक, आपका नाम यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद एनरोलमेंट का डेट यहाँ आएगा आपका, और रिटायरमेंट का डेट यहाँ आएगा, आपका पीपीओ नंबर यहाँ आएगा। इतना लिखने के बाद आई वाज ग्रांटेड MSCP अपग्रेडेशन फॉर द रैंक ऑफ, आपको अगर MSCP मिला हुआ है 1 सितंबर 2008 को, तो कौन से रैंक का मिला है? नायक का मिला है, हवलदार का मिला है, नायब सूबेदार का मिला है। यहां पर वो रैंक का, जिस रैंक का आपको MSCP मिला है वो लिखना है। लिखने के बाद आगे मैंने सब कुछ लिख दिया है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008, क्योंकि पहले स्कीम को 1 सितंबर 2008 से शुरू किया गया था, इस वजह से वही डेट आपको मिला हुआ है। बिकॉज MSCP वाज अर्लियर स्टार्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ 1 सितंबर 2008, क्योंकि उसी डेट से शुरू हुआ था। आगे मैंने लिख दिया है, लेटर बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेटर नंबर इतना इतना, MSCP वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2006, यानी कि बाद में MSCP को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया है। Hence, इस वजह से you are requested to take necessary action for grant me the MSCPS as per the actual authorized date as per the latest ruling on the subject। यानी कि इस वजह से मुझे मेरा जो ऑथोराइज डेट है उसके हिसाब से, जो लेटेस्ट रूलिंग है MSCP का, उसके हिसाब से मेरा MSCP मुझे ग्रांट किया जाए। यानी कि 1 सितंबर 2008 के बजाय उससे पहले का डेट, जो कि 1 जनवरी 2006 का भी हो सकता है, या 1 जनवरी 2006 से 1 सितंबर 2008 के बीच का कभी का भी डेट हो सकता है। अगर उसमें आपको फायदा मिल रहा है तो ये फॉर्म जरूर भेजना है। आगे मैंने लिखा है, प्लीज डू नीडफुल एक्शन फॉर कैंसलेशन एंड रिपब्लिकेशन ऑफ माय MSCP पार्ट 2 ऑर्डर एज सुन एज पॉसिबल। बस इसको आपने इसी फॉर्म को भर के CP ग्राम्स में डाल भी सकते हैं, या यहाँ पर जो अंग्रेजी लिखा हुआ है उसी अंग्रेजी को आप खुद हूबहू टाइप करके भी CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल सकते हैं। आप सबने अभी फॉर्मेट देखा तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, आपने हूबहू वही चीजें लिख करके, चाहे उसी फॉर्म को भर के भेजिए या उसी अंग्रेजी को लिख करके आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दीजिए, ताकि आपका जो MSCP का डेट जो इस डेट से दिया गया है उसको बदल करके आपका एक्चुअल जो भी डेट है 1 जनवरी 2006 या उसके और इसके बीच का जो भी डेट है, उस डेट को आपका MSCP ग्रांट हो सके। अब मैं बात करता हूं उन पेंशनर्स का जिनको MSCPS लागू है लेकिन नहीं मिला है। उन्होंने क्या करना है, क्या लिखना है, किसको भेजना है, चलिए वो भी मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूं। उस फॉर्मेट को भर के अगर आप भेज देंगे तो आपको, अगर MSCPS लागू है, नहीं मिला है तो आपको मिल जाएगा। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्म आपको अगर MSCPS लागू है और नहीं मिला है तो आपने भरना है। ये देखिए, सबसे पहले दिस ग्रीवेंस में प्लीज बी फॉरवर्डेड टू फलाना रिकॉर्ड ऑफिस। यहां पर आपका रिकॉर्ड ऑफिस का नाम लिखना है, जैसे आरटी रिकॉर्ड ऑफिस, ईएमई रिकॉर्ड ऑफिस, सिग्नल रिकॉर्ड ऑफिस, जो भी आपका है यहां पर लिखना है। आगे आई नंबर, आपका नंबर, आपका रैंक, आपका नाम यहां आएगा। उसके बाद आई वाज एनरोल्ड, आपका एनरोलमेंट का डेट यहां पर आएगा, एंड रिटायर्ड ऑन, और आपका रिटायरमेंट का डेट यहां पर आएगा। माय पीपीओ नंबर, आपका पीपीओ नंबर यहां लिखना है। आगे पहला कंडीशन क्या है, आई हैड कंप्लीटेड इतना ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर आपको सर्विस के दौर वजह से आपको MSCP लागू है, जैसे कि 8 साल सर्विस में नायक का, 16 साल सर्विस में हवलदार का, 24 साल सर्विस में नायब सूबेदार का, तो उसमें आपने ये वाला पहला A वाला भरना है कि आई हैड कंप्लीटेड, यहाँ पर 8 साल, 16 साल, 24 साल, या जो भी 17 साल, 9 साल, 11 साल, यहाँ पर ये भरना है। जो 18 साल जो भी है यहाँ पर भरना है। इतना ईयर्स ऑफ सर्विस बिफोर माय रिटायरमेंट, यानी कि मैंने इतना साल सर्विस कंप्लीट कर दिया मेरा रिटायरमेंट से पहले, इसलिए मुझे MSCP दिया जाए। और दूसरा कंडीशन है, अगर आपका एक ही रैंक में 8 साल का कंडीशन पूरा होता है तो ये B वाला जो है ऑप्शन आपने भरना है। आई हैव सर्व्ड इतना ईयर्स, 8 साल या 9 साल या 10 साल, इतना ईयर्स इन द रैंक ऑफ, जो भी है आपका, मान लीजिए नायक का रैंक में आपने 9 साल किया तो आपको जो है हवलदार का ACP लागू है। आपने हवलदार का रैंक में 8 साल किया तो आपको MSCP नायब सूबेदार लागू है। तो ये वाला कंडीशन उसके लिए है, इसको भरना है। और बाकी चीजें पूरा अंग्रेजी लिखा हुआ है, इसी फॉर्म को भर के भी आप CP ग्राम्स में डाल सकते हैं, या तो यहाँ पर जो अंग्रेजी है आप खुद टाइप करके भी आप CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपको MSCPS लागू है, यानी कि आप 1 जनवरी 2006 के बाद के रिटायरी हैं, आपका 8 साल, 16 साल या 24 साल सर्विस हो रखा है, या तो फिर आपका एक ही रैंक में 8 साल सर्विस हो रखा है लेकिन आपको कंसर्न रैंक का MSCPS नहीं मिला है, तो जो अभी मैंने फॉर्म दिखाया, जो अभी मैंने अंग्रेजी दिखाया, उसको भर के आप
सीपी ग्राम्स में जरूर डाल दें, आपको MACPS जरूर मिलेगा दोस्तों। हालांकि उसके लिए 2 ही कंडीशन आपको फुलफिल करने हैं, आपको प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं होना चाहिए और आपको MACPS जिस दिन लग रहा है उस दिन कोई ऐसा पनिशमेंट का असर नहीं होना चाहिए जिससे आपका प्रमोशन रुक जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।